बच्चों तो 4 बजे देखने लगते हैं। साइंस 9 में क्या है ना? 9, ठीक है भाई। आज हम ठीक टाइम पे आ गए तो कोई बच्चा नहीं आया। भी सबसे पहला आया फुलेंद्र आया। हाँ, ये लड़का सबसे पहले आता है 4 बजे। आज भाई एग्जैक्ट 4 बजते ही हमने लाइव कर दिया क्लास, और अभी तक एक बच्चे का कमेंट आया है। तो आज जिस बच्चे का शुरू में कमेंट आएगा उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। संदीप हेलो, डांगी प्रवीण। सर आज केमिस्ट्री क्लास था ना? केमिस्ट्री का नहीं, आज फिजिक्स का ही तुम्हारे पास आया होगा शेड्यूल। तो केमिस्ट्री क्लास होगी तो क्या लाइव नहीं आओगे? मनु, ज्योति, आकाश, सूरज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चंदन कैसे हैं सर? बढ़िया हैं भाई एकदम। और कल बहुत ही गजब का काम आप लोगों ने किया ही है। सीजीएल का रिजल्ट की डेट घोषित हुई है, तो आपकी मेहनत बिल्कुल सफल हुई। बहुत बढ़िया काम किया कल आपने, ठीक है। बाकी बच्चे भी आते रहो। ज्योति, रिंकू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिया कह रही है सर आपको बिना कूलर वाला शर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बिना कूलर वाली? सही कह रहे हैं। हाँ, वो चाइनीज कूलर होता है ना, जो छोटा कूलर होता है, मुझे भी लगता है ऐसा। संदीप क्या पढ़ाएंगे सर? भाई कल हमारा टच चल रहा था कनकेव मिरर, आज हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। और पहले हम कनकेव मिरर जो है अवतल दर्पण, उसके यूज पढ़ लेंगे। 1 आध मिनट में और रुक जाता हूँ, बच्चे आ जाएं क्योंकि 4:01 हुआ अभी। प्रियादर्शी, अभिषेक, अनिरुद्ध, विवेक, आज सबके नाम लिए जा रहे हैं जो बच्चा शुरू में है। अमित भाई, एक दोस्त चाय जरूर पिलवाना है। बोल तो नहीं जाओगे? चाय याद है ना? बढ़िया, गुड। नीतीश, तो 4:03 पे क्लास हम शुरू कर देंगे। पवन, रवीना, तब तक किसी को डाउट वाउट है कल की क्लासेस तो बताना। अच्छा, जो बच्चा कल की क्लास में नहीं आया था, रवीना, नीतीश, सरोज, जगदीश, मोहित, सचिन, सौरभ, जो भी कल की क्लास में नहीं आया पहले कल की क्लास देखे, वरना आज समझ में नहीं आएगा। सर हम 69,000 वैकेंसी के लिए 3 ईयर से ट्वीट कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। फुलेंद्र जी अकेले ट्वीट करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब मास में होते हैं ना, ट्वीट होते हैं 30 लाख 40 लाख के आसपास ट्वीट हुए हैं कल, तो उसका इफेक्ट पड़ा है। रजनीश लास्ट क्लास नहीं कर पाए तो पहले इस क्लास को रोककर आप कल वाली क्लास कर लो, वरना टाइम खराब होगा पूर्ण रूप से। आपको लगेगा टीचर पता नहीं क्या बता रहा है, ठीक है। आरआरबी का एग्जाम कब तक होगा? अब आरआरबी के पीछे पड़ेंगे हम सभी लोग। अब हम सरकार से आरआरबी की एग्जाम की डेट पता करके ही मानेंगे, ठीक है। सर आप कभी स्पेशल फिजिक्स का बैच लेकर आइए। भाई आप इसमें डाला जो पोस्टर होते हैं ना आपके, जो आपकी ऐप पर पोस्टर पड़े होते हैं, आप उस पर ज़्यादा लिखेंगे ना, जैसे ट्वीट का प्रभाव पड़ा ऐसा आप लिखेंगे भाई फिजिक्स स्पेशल चाहिए या फिजिक्स का एमसीक्यू चाहिए, तो फिर तभी बैच बनता है। वो देखता है कितनी क्वेरी है। सर अभी तक कोई डाउट नहीं है, जगदीश कह रहे हैं। अरे जगदीश जी आज कोई डाउट नहीं आपका? बहुत बढ़िया, गुड। सरोज ओके सर जी। चलो 4:03 हो गई हैं। अब हम लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। अच्छा, यूज जो है ना ये आप मुझे बताओगे, मैं आपको हिंट दूंगा फिर आप मुझे बताओगे। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। बड़े ध्यान सुनना बच्चे, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग हम करेंगे। यहां देखना ध्यान से, आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आप मुझे उस हिंट के हिसाब से बताना। कल मैंने आपको बताया था बच्चे, मान लो कि अपना कनकेव मिरर अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर के यूज पढ़ने से पहले 1-2 बातें मैं आपको बता देता हूं। रे डायग्राम से संबंधित भी 2-3 बातें पेपर में पूछ लेता है, तो उन्हें भी आप सुनेंगे ध्यान से। सर रेलवे में मेरिट नहीं बना था सर साइंस के चलते। अरे इस बार बन जाएगा, टेंशन मत लो। साइंस में अगर सबसे ज्यादा नंबर नहीं आए तुम्हारे तो मुझे बोल देना, मैं आपकी फीस वापस करूंगा ब्याज सहित, ठीक है। बस जो पढ़ाया क्लास में टीचर ने वो आपको पढ़ना है। ये बच्चे अपना पोल था ध्रुव, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये इन्फिनिटी अनंत। अगर आपको याद हो कल जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि कॉनकेव मिरर जो है उसमें अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर है, सेंटर से परे है, वक्रता केंद्र से परे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है,
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो कल वाला डायग्राम अगर आप खोल के देखेंगे तो बच्चा आपको दिखेगा उसकी जो इमेज बन रही थी, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था, वो बन रहा था सेंटर और फोकस के बीच में। देखना कल की क्लास में। और इमेज कैसी बन रही थी बच्चों उसकी? उल्टी इन्वर्टेड। उल्टी इन्वर्टेड। उल्टी इमेज कैसी होती है? रियल, वास्तविक। और कैसी बन रही थी बच्चे, अगर आपको ध्यान हो, 1 नंबर 2 नंबर, कैसी बन रही थी? छोटी, डिमिनिश्ड, छोटी बन रही थी। आप एक बार कल का डायग्राम खोल के देखो कि क्या मैंने सही लिखा है क्या? अवतल दर्पण में अगर वस्तु सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। इसी बात को अगर मैं रे डायग्राम से बनाऊं, कल तो मैंने आपको अलग तरीका बताया था, रे डायग्राम से देखो कैसे होगा। हमें हालांकि रे डायग्राम से नहीं पढ़ना, पर रे डायग्राम के बारे में 2 बातें पेपर में पूछ लेता है वो, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए। देखो इस वाली लाइन को बच्चे मैंने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब जो मैं 2 बातें बताऊंगा ना, इन्हें आप लिख लेना। ये शायद आपके इस नोट्स में नहीं है, तो सब बच्चे ने लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे ना भाई, नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लो। पीडीएफ में मजा नहीं आता पढ़ने में, प्रिंट आउट निकलवा लेना, 50 रुपए खर्च करना, और उसी के अंदर जो भी मैं हर एक क्लास में एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ वहीं ऐड कर लिया करो, पेन से निशान लगा लिया करो। देखो अब बच्चे देखो, पहली बात आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो आपको ये वस्तु यहाँ रखी है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसके लिए आपके पास कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए। तो मैं 2 किरणें ऐसी ले रहा हूं जिससे हमारा पेपर वाला मकसद भी पूरा हो जाए। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर जाए और मिरर पर टकराने के बाद क्या होगा? तो अब याद रखना कि अगर कोई भी रे, कोई भी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, तो क्या करेगी बच्चे? वो मिरर पर टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। किससे पास करेगी? फोकस से। फोकस से। ये बिल्कुल सीधा बनाना, मेरे पास क्योंकि यहाँ पे स्केल नहीं है। चलो मैं कोशिश करता हूं कि अगर मोबाइल से बन जाए, चलो इससे बन जाएगा, इससे। देखो तो एक बच्चा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो पैरेलल रे है बच्चे वो क्या करेगी? आपको ध्यान रखना है कि वो रे फोकस से पास करेगी। एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है, एक दूसरी बात और ध्यान रखेंगे, वो देखो क्या है। फिर से ये भी इससे बनाऊं क्या? चलो ठीक है, तो फोकस से पास करेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है वो दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद क्या होता है? फोकस से पास करती है। एक दूसरी बात याद रखना, अगर कोई रे बच्चे सेंटर से पास कर रही है, सेंटर से, तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि सेंटर से जो पास रे करती है ना, वो मिरर के लिए, दर्पण के लिए नॉर्मल अभिलंब का काम करती है, नॉर्मल अभिलंब का। आपको मैंने एक चीज बताई थी कल कि अगर कोई भी रे सेंटर से पास करेगी तो वो रे नॉर्मल अभिलंब की तरह काम करेगी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर किसी मिरर पे नॉर्मल लाइट डलती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइट डलती है, प्लेन मिरर में पढ़ाया था कि वो लाइट टकराकर उसी रास्ते पर लौट आएगी। तो जो रे सेंटर से गुजरती है वो मिरर पर टकराकर अपने पाथ पर वापस लौट आएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये रे पैरेलल थी, ये फोकस से पास कर रही है, जो सेंटर से जा रही है वो सेंटर से ही वापस आ रही है। तो आपकी इमेज कहाँ बनी? यानी इस वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बनी। यानी आपकी जो इमेज बन रही है बच्चे, एक तो कहाँ बन रही है? सेंटर और फोकस के बीच में, वही लिखा मैंने, सेंटर और फोकस। इमेज कैसी बन रही है? उल्टी, वही लिखा मैंने। और इमेज क्या बन रही है? छोटी बन रही है, वही लिखा। तो आपको रे डायग्राम से इमेज नहीं बनानी, तो जैसे मैंने आपको कल तरीका बताया था उसी तरीके से बनानी है। पर आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास करती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ पर लौट आएगी, उसी रास्ते को वापस आएगी। लेकिन जो मुख्य अक्ष के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास करेगी बच्चे? वो फोकस से। ठीक है, तो इस बात को जो मैंने यहाँ पे आपको कल बताया था, इस बात को ऐसे भी लिख लेना ताकि आपको ये बातें याद रहें। ठीक है,
सर एलएलपी में ग्रुप डी में पूछा गया था कि मिरर एंड लेंस को अलग अलग वाटर में लेके जाने पर फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। सोनू, मिरर जो होते हैं ना, मिरर दर्पण, उन्हें अगर आप पानी में रखो उनकी फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो लेंस होते हैं, लेंस की फोकल लेंथ पे प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसे लिक्विड में डाला, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, कम अपवर्तनांक वाले में कि ज्यादा में। तो इस चैप्टर के बाद में मैं आपको बताऊंगा जब लेंस पढ़ा चुका हूंगा। सर मुझे आपके नोट्स समझ नहीं आते, हम तो अपना नोट्स खुद ही बनाते हैं। आखिर आप जैसे टीचर कहाँ मिलेंगे जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं। आई लव यू। ओके, मतलब बेइज्जती कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा है नोट्स समझ में नहीं आते। वो मैंने नोट्स नहीं बनाए, किसी बच्चे ने बनाए आपके जैसे ने। जो भी चैप्टर जब आप पढ़ लोगे ना तो नोट्स समझ में आ जाएंगे। अगर आपने उसका प्रिंट आउट निकाल के रखोगे क्लास के बाद सामने, क्लास में नहीं रखना सामने, वरना मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा आप पहले आंसर देख लोगे तो आप अपना दिमाग यूज नहीं कर पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि भाई ये बात समझ में आई क्या सभी को? जो बच्चे अभी कल वाली क्लास देख चुके हैं, ये बताओ कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, सेंटर से पास करने वाली उसी रास्ते पर आएगी। ये दो बातें क्लियर हैं? ओके, चलिए ठीक है। केमिस्ट्री क्लास कब होगी भाई पता नहीं, मुझे कहा गया कि आज आपकी क्लास है तो मैंने ले ली। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर, क्या नाम है इनका, ऋतिक कह रहे हैं कि अगर कोई लाइट, देखो मैं आपको बता देता हूं, अपने शब्दों में बता देता हूं मैं। ये पोल है बच्चे, ये फोकस है, ये सेंटर है, इन्फिनिटी है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये बच्चा कह रहा है कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही हो, मान लो कोई रे ऐसी है जो फोकस से पास कर रही है, तो उसका क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, अगर प्रकाश की किरण समांतर है तो फोकस से पास कर रही है, तो जो फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटर से एक लाइन डालो आप, ये नॉर्मल का अभिलंब का काम करती है, तो जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे चली जाएगी। तो फोकस से पास करने वाली बच्चे पैरेलल हो जाती है, या पैरेलल आप कह सकते हैं कि टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, और सेंटर से पास करने वाली सेंटर पर ही लौट आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तीनों बातें बता दी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बच्चे यूज पर, उपयोग पर। चलो अब यूज की बात करते हैं, उपयोग की। यूज से पहले मैं आपको हिंट दूंगा और आप मुझे उस हिंट के हिसाब से बताएंगे कि इसका उपयोग करना कहां बेस्ट रहेगा। तो बच्चे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे अपने पास में कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये कनकेव मिरर। तो मुझे एक चीज बताओ, कल मैंने आपको बोला था कि अगर आप कनकेव मिरर के अवतल दर्पण के नजदीक हैं, नजदीक का मतलब क्या है कि आप पोल और फोकस के बीच में हैं, तो मैंने कहा था एक तो आपकी इमेज बनेगी सीधी, एक बनेगी बड़ी। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप मुझे आंसर देंगे। भाई एक चीज बताओ, अगर कनकेव मिरर अवतल दर्पण के अगर आप नजदीक होते हैं, यानी पोल और फोकस के बीच में होते हैं, तो आपकी इमेज सीधी भी बनेगी और बड़ी भी बनेगी, यानी इतनी सी चीज सीधी दिखेगी और बड़ी दिखेगी। तो अगर कनकेव मिरर के नजदीक जाने पर चीजें सीधी और बड़ी दिखती हैं, तो इस गुण की वजह से मैं इसका यूज कहां करूं? आप ये मुझे बताओ। अगर कनकेव मिरर चीजों को सीधा और बड़ा दिखाता है, तो इस गुण की वजह से मुझे इसका यूज कहां करना चाहिए? प्रवीण ने बिल्कुल सही आंसर दिया। चंदन की ज्योति कह रहे हैं क्लियर है पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, संदीप कह रहे फोकस पर रहेगा तो अनंत पर जाकर बनेगा। ठीक कहा आपने। और बच्चे आंसर देंगे अगर, हाँ ज्योति जी, माइक्रोस्कोप में लेंस होते हैं, मिरर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। डांगी भाई बिल्कुल गलत है आपका, एक तो होता गलत, एक होता महागलत। सौरभ, संदीप, कई बच्चों के आंसर मेरे पास आ रहे हैं। जो भी बच्चे कह रहे हैं ना कि साइड वाला मिरर, बहुत सारे बच्चे साइड मिरर लिख रहे हैं, अमन, अमित, रवि, रोशन का ठीक है। भाई एक चीज बताओ मुझे, जो बच्चे कह रहे हैं साइड वाला मिरर, आप मुझे एक चीज बताओ, आपने अपनी बाइक में गाड़ी में साइड में लगा लिया कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, तो कनकेव मिरर के अगर पीछे कोई ट्रक आ गया तो उस ट्रक का तो भाई हेडलाइट इतनी बड़ी है, ये दिखाएगा इतनी बड़ी, तो हेडलाइट भी पूरी नहीं देख पाओगे, ट्रक तो बहुत दूर की बात है, तो पीछे का आप देख ही नहीं पाओगे। तो ये साइड वाला मिरर नहीं होता। ये कनकेव मिरर चीजों को नजदीक आने पर सीधा बड़ा दिखाता है। इसके इस गुण की वजह से एक तो आप इसका यूज करते हैं शेविंग में, शेविंग मिरर के रूप में, दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में शेविंग मिरर। देखो आपको दाढ़ी बनानी है,
तो आप इस मिरर को नजदीक लाओगे, तो नजदीक लाने से क्या होगा, ये आपका चेहरा बड़ा दिखाएगा। अगर चेहरा आपका सीधा और बड़ा दिखेगा तो बच्चे आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा, ज्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ भाई, दाढ़ी इजीली बना लोगे आप। एक बच्चा बताओ कह रहा है कि कैमरे में, अरे भाई कैमरे में लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और ये मिरर में होता है एक तरफ पॉलिश्ड। मिरर में लाइट टकरा के वापस आती है, उसके आर पार नहीं गुजर जाती। कैमरे में लेंस होता है कि मिरर होता है, ठीक है। तो शेविंग मिरर एक इसका यूज करते हैं बच्चे डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट। भाई दांतों का डॉक्टर क्या करता है, आपके मुंह के अंदर एक चम्मच से डालेगा, आपका दांत इतना सा है पर डॉक्टर को दिखेगा इतना बड़ा, क्योंकि वो नजदीक ना एक मिरर लेके आएगा। आपका मुंह खोल के मिरर में देखता है ना आपके दांत को डॉक्टर, वो मिरर कनकेव होता है। तो छोटा दांत अगर बड़ा दिखेगा तो डॉक्टर बढ़िया देख पाएगा। तो डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक दांत का साइज बड़ा देखने के लिए यूज करता है इसका। शेविंग मिरर में हम यूज क्यों करते हैं क्योंकि चेहरा सीधा और बड़ा दिखना है। शेविंग करने को तो आप प्लेन में भी कर सकते हो, समतल में भी, पर ज्यादा बेस्ट ये है। अच्छा, इसके अलावा एक हिंट और सुनना। कल मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। अगर एक कन्वर्जिंग मिरर है, अभिसारी दर्पण है, कन्वर्जिंग मिरर है, अभिसारी दर्पण है, तो अब मुझे बताओ कि अगर कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, ये प्रकाश से किरणें इकट्ठी करता है, तो इस गुण की वजह से कहां यूज करूं। भाई चीजें नजदीक हैं, सीधी बड़ी दिखती हैं, तो सीधी बड़ी दिखने की वजह से तो शेविंग मिरर के रूप में डेंटिस्ट ने यूज कर लिया। पर इसके अंदर बच्चे आपको ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इस गुण की वजह से कहां यूज करें। सूरज, संदीप, पवन, प्रवीण, कमलेश कुछ आंसर हमें दे रहे हैं। देखो बहुत सही लिखा आपने। एक तो बच्चे हम इसका यूज करते हैं गाड़ियों की हेडलाइट्स में। गाड़ी के जो हेडलाइट है ना, हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की जो हेडलाइट है उससे जो भी लाइट, जो भी प्रकाश निकले, वो सबका सब मेरी गाड़ी के सामने इकट्ठा हो, ताकि गाड़ी के सामने अच्छी चमक लगे, मैं इजीली गाड़ी रात को भी चला पाऊं। तो जो गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं उनका गुण क्या होता है, देखो अब आप समझना कि गाड़ी की हेडलाइट में होता कहां पे है। जैसे कोई आपने गाड़ी देखी किसी की, या आपके पास खुद की गाड़ी अगर हो, तब देखने से मान लो कि गाड़ी है ये। अब इस गाड़ी में बच्चे आपने देखा होगा कि हेडलाइट लगी होती हैं। आप इस हेडलाइट पे से हाथ टच करना, ऐसे हाथ टच करना, तो जो आप जहां पे हाथ टच करते हो ना, वो तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, वो मिरर नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। कि तुम सोचो कि जो बाहर दिख रहा है वो मिरर है, नहीं, वो तो प्लास्टिक है। लेकिन इस मिरर में अगर आप देखोगे अंदर की तरफ लगे होते हैं बल्ब। आजकल तो लैंप वैम्प, प्रोजेक्टर लैंप, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो मैं सिंपल गाड़ी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं बल्ब। अब इन बल्ब से लाइट निकलेगी तो बाहर गिरेगी, लेकिन बल्ब से लाइट निकलती है चारों तरफ को लाइट निकलती है बल्ब से। तो जो पीछे की तरफ को लाइट निकल रही है तो बेकार जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जब बल्ब लगाए ना उसके पीछे कनकेव मिरर अवतल दर्पण लगा देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी लाइट ये बल्ब से पीछे की तरफ को निकल रही है, ये कनकेव मिरर पर टकराएगी और कनकेव मिरर उस लाइट को भी आपकी गाड़ी के सामने इकट्ठा कर देगा। तो बल्ब से जो भी लाइट निकलेगी वो सारा का सारी लाइट यूज हो जाएगी, और कैसे, आपकी गाड़ी के सामने कन्वर्ज होगी। तो प्रकाश की किरणों को पैरेलली, समांतर रूप से फेंकने के लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और वो कनकेव मिरर का जो फोकस होगा ना, हम वहां पर लगाते हैं बल्ब। क्यों, अगर कनकेव मिरर के फोकस पर हम बल्ब लगाएंगे तो आपको मैंने कल बताया था कि अगर वस्तु फोकस पे हो तो इमेज कहां बनती है, अनंत पे। यानी कि अनंत का मतलब है कि पैरेलल लाइट फेंकेगा, समांतर किरणें, यानी लाइट दूर तक जाएंगी पैरेलली। तो अगर कोई पूछ ले कि जो कनकेव मिरर है इसके सामने बल्ब कहां लगाया जाता है, तो बल्ब लगाया जाता है इस कनकेव मिरर के फोकस पे। क्योंकि अगर फोकस पे वस्तु होगी, हमने कल पढ़ा था, प्रतिबिंब बनाएगी अनंत पे। अनंत पे प्रतिबिंब बनाने का मतलब है कि प्रकाश की किरणों को पैरेलली, समांतर रूप से सामने फेंकेगी। तो पैरेलली लाइट जाएगी और आपकी गाड़ी के सामने इकट्ठी होगी, अच्छी चमक लगेगी, तो आप इजीली गाड़ी चला सकते हैं। तो गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं इसका, ठीक है, गाड़ियों की हेडलाइट्स में। और एक मैंने क्या बताया कि हेडलाइट में होता कहां पे, ये आगे नहीं होता, आगे तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, पीछे बल्ब है, उस बल्ब के पीछे कनकेव मिरर होता है। ध्यान रखना इस बात को गाड़ी की हेडलाइट्स में। दूसरी चीज, इसके बच्चे आप यूज कर सकते हैं सोलर भट्टियां। बड़े बड़े आप कनकेव मिरर लगाओ, उनके ऊपर आके सन की लाइट गिरेगी तो इस सारी लाइट को एक ही जगह इकट्ठा करता है, तो सारे प्रकाश को एक ही जगह इकट्ठा करता है। तो बहुत ही इंटेंस लाइट अगर एक ही जगह गिरेगी तो आप किसी भी चीज को वहां पर रखकर उसे गर्म कर सकते हो, कुछ भी कर गला सकते हो, जो भी। तो बड़े बड़े कनकेव मिरर लेंगे हम और उन्हें क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े कनकेव मिरर को रख देंगे, सन की लाइट उनके ऊपर गिरेगी तो सन का प्रकाश कहां आ रहा है, अनंत से, इन्फिनिटी से। तो सन की लाइट गिरेगी कनकेव मिरर पे और कनकेव मिरर उस लाइट को कहां पे करेगा फिर फोकस,
जो भी उसका फोकस होगा, कल हमने पढ़ा था ना कि अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। तो उसके फोकस पे हम क्या करेंगे, फिर प्रकाश की किरणें गिरी कनकेव मिरर पे, कनकेव मिरर उस प्रकाश की किरणों को एक ही जगह फोकस कर देगा, वहां पे हम कोई वस्तु रख के उसे गर्म कर सकते हैं। तो सोलर फर्नेस, सोलर भट्टियों में या सोलर कुकर में हम इसी का यूज करते हैं। तो सोलर कुकर लिख दे, सोलर फर्नेस लिख दे, फर्नेस या कुकर लिख लो, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है मुझे। कूलर, सोलर कुकर, क्योंकि आप चाहते हैं सारा अगर प्रकाश एक ही जगह इकट्ठा होगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। सोलर कुकर में, गाड़ियों की हेडलाइट्स में, इसके अलावा जो टॉर्च होती है, टॉर्च में, सर्च लाइट में भी इसी का यूज करते हैं। आप घर में देखना, सारी लाइटें बंद कर देना, सारी लाइटें बंद कर देना और एक टॉर्च का बटन दबाना, टॉर्च से जो लाइट निकलेगी ना, वो सारी लाइट एक ही जगह इकट्ठी होगी और एक सर्कल बनेगा, डार्क सा सर्कल। उस सर्कल को कभी ऊपर घुमाना, कभी यहाँ घुमाना, कभी यहाँ घुमाना, कभी यहाँ घुमाना। तो जो टॉर्च में जो बच्चे लाइट होती है ना, टॉर्च वाली लाइट जो होते हैं जिसे हम कहते हैं सर्च लाइट, उसके अंदर भी कनकेव मिरर होता है। तो गाड़ियों की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में कौन सा है, कनकेव मिरर। ठीक है। डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है, कनकेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेविंग मिरर यूपी में बहुत पूछता है, कनकेव मिरर है उसके अंदर। इसके अलावा एक दो आप टेक्निकल सा भी लिख लो। एक इसका हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में, एक परावर्तक दूरदर्शी है। आगे हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में लेंस होते हैं, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है ना, परावर्तक दूरदर्शी, ये कनकेव मिरर पे काम करता है। परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। इसके अलावा आप एक लिख लेंगे ENT स्पेशलिस्ट, नाक कान गले का डॉक्टर। ई का मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, नाक कान गले का डॉक्टर। ENT स्पेशलिस्ट, नाक कान गले का डॉक्टर भी से यूज करता है। ठीक है। जो आपके घर में छत पे लगा ना डिश एंटीना, ये डिश एंटीना भी कनकेव मिरर की तरह ही काम करता है। ये भी जो भी इसके ऊपर रेडियो सिग्नल डलेंगे उन सबको कन्वर्ज करता है। ठीक है। डिश एंटीना, डिश एंटीना भी कनकेव मिरर की तरह काम करता है। तो शेविंग मिरर के रूप में, दांत का डॉक्टर, गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, टॉर्च में, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, परावर्तक दूरदर्शी में, ENT स्पेशलिस्ट, डिश एंटीना, ये सब। स्ट्रीट लाइट्स में नहीं होता ये। स्ट्रीट जो गली की लाइट होती है ना, वो प्रकाश को फैलाती है ताकि पूरी गली में प्रकाश फैल जाए। तो स्ट्रीट लाइट्स में मैं बताऊंगा अगला, कॉन्वेक्स होता है। हाँ, जो स्टेडियम में लाइट लगी होती है ना, फ्लड लाइट्स, स्टेडियम वाली, बहुत सा देखो ना, स्टेडियम में जब डे नाइट मैच होता है तो जो लाइट लगी होती है वो होती हैं, उसमें लगा होता है कनकेव मिरर, ताकि लाइट एक ही जगह कन्वर्ज हो जाए। स्ट्रीट लाइट में नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट में हमें बहुत ही चमकदार प्रकाश नहीं चाहिए, बस पूरे कमरे के अंदर फैल जाए। आए बात समझ में? चलो, ये कुछ आप यूज लिख लेना कनकेव मिरर के। अब आएंगे बच्चे हम कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण पे। कॉन्वेक्स उत्तल पे कोई डाउट किसी का? LMV बोलते हैं सर, लोकोमोटिव व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल कह रहे हो क्या? LMV तो लाइट मोटर व्हीकल, कार वार की बात कर रहे हो क्या? नवीन कर, ग्रेट टीचर, थैंक यू सर। फोकस और पोल के बीच वाले का रे डायग्राम बना दीजिए। सुधीर कह रहे हैं कि अभी मैंने कुछ बताया था ना आपको, ये कि भाई ये अपना कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर है, इन्फिनिटी। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो इसकी इमेज बनेगी सीधी और बड़ी। तो कह रहा है कि इसका रे डायग्राम बना दो। देखो, एक बात आपको पता है कि प्रकाश की अगर कोई किरण पैरेलल है तो पैरेलल किरण किससे पास करती है बच्चे? फोकस से। फोकस से गुजरती हुई दिखेगी। ठीक, सीधा बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। आप घर में ना स्केल से बनाना सीधा। ये 9th-10th के बच्चों के लिए है यार, ये 9th-10th में आते हैं रे डायग्राम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। अगर किसी को रे डायग्राम देखने हैं ना सभी पोजीशन के, तो जो मैंने आपके ना टेलीग्राम चैनल पर 9th और 10th के जो मैंने डाल रखे हैं ना, वो 10th क्लास के जो नोट्स डाल रखे हैं जिसमें लिखा मैंने कि 10th क्लास, उसमें मैंने बना रखे हैं सभी के।
तो अगर किसी को ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप उनके नोट से देख लेना। अच्छा, ये तो बच्चे जो गई थी पैरेलल, आपको पता है कि पैरेलल रे फोकस से पास करती है, ये पता ही है आपको। दूसरी चीज आपको एक बात और पता है कि किसी भी मिरर में आप जिस एंगल पर लाइट जाएगी, देखो सेंटर से पास करने वाली लाइट लाइन किसका काम करती है? नॉर्मल का। तो लाइट जिस एंगल पर टकरा रही है मिरर पे, ठीक उसी एंगल पे वापस जाएगी। तो मैंने दो रे ले ली, एक तो ये वाली जो पैरेलल है वो फोकस से पास करेगी, और एक ये बच्चे मिरर पे जिस एंगल पे टकराई उस एंगल पे वापस जाएगी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाली रे तो बच्चे जा रही है ऐसे और ये वाली रे जा रही है ऐसे, तो ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे क्या? ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो ये दो रे अगर कभी आपस में ना मिले तो ये ना पीछे की तरफ को बढ़ा दो, पीछे की तरफ को, तो जहां पर ये आपको मिलती हुई महसूस होंगी ना, एक्चुअल में इमेज वहीं बनेगी। तो इस पॉइंट की इमेज बनी यहाँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि इस वस्तु की जो इमेज बनी वो कहाँ बनी? मिरर के पीछे। कैसी बनी? सीधी। और कैसी बनी? बड़ी। तो रे डायग्राम इसका ये है। ये रे डायग्राम ने जबरदस्ती पीछे की तरफ को क्यों बढ़ाया? क्योंकि इस तरफ ये रे मिल ही नहीं रही है। एक अगर कभी नहीं मिल रही है, एक इधर फैल रही है, एक इधर फैल रही है, तो आप इन्हें पीछे बढ़ा लो, तो जहां पर ही आपको मिलती हुई दिखाई देंगी एक्चुअल में इमेज वहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम ये है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में है। एक बच्चे का डाउट था इसलिए बता दिया मैंने। ये बोल रहा नो एंटीने वाला रिसेप्टर, वो एक ही बात है। इमेज बड़ी और छोटी कब बनेगी एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। कल मैंने बताया था क्लास में, कल की क्लास देखो, बार बार मत पूछो। मैंने अभी क्लास में आते बोला कि जिसने कल की क्लास नहीं देखी वो मत प्लीज पूछना, ये क्लास लाइव मत देखना, वो कल की क्लास देख लो, इससे फिर बाद में देखना। अब अच्छा हम लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर को बच्चे हम ऐसे बनाएंगे, ये बच्चे इसका पोल है। अगर आपको पता, अगर मैं इसे पूरा गोल कर दूं तो सेंटर तो इसका इस तरफ आएगा, इसका सेंटर इस तरफ है। पोल और फोकस में के बीच में एक पॉइंट होता है, उसे हमने बोला था पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है फोकस, कल हमने पढ़ा था। और बहुत दूर वाला पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। अपनी सुविधा के लिए मैं ये पोल फोकस इधर भी बना देता हूं, एफ, ये सी और ये इन्फिनिटी। हालांकि होते इसमें इस तरफ है, पर मैंने सेम डिस्टेंस पे इधर भी ले लिए। अब एक चीज देखना बच्चे, इमेज बड़ी और छोटे छेद हो गया। एक चीज देखना कि कोई भी मिरर हो, चाहे हमने कल कनकेव मिरर लिया, अवतल दर्पण लिया, चाहे कॉन्वेक्स मिरर लिया, कोई भी मिरर हो, कोई भी दर्पण हो, आप जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु जो है, यहाँ पे हमेशा लेफ्ट साइड पर रखेंगे, लेफ्ट साइड। तो मैं कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, उत्तल दर्पण के सामने किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहां कहां रख सकता हूं? इन्फिनिटी पर, बीच में, सेंटर पर, बीच में, फोकस पर, बीच में। तो मेरे पास कुल 6 जगह है रखने की। एक इन्फिनिटी पर, दूसरी बीच में, तीसरी सेंटर पर, चौथी बीच में, पांचवी फोकस पर, छठी बीच में। तो मैं कुल मिला के 6 जगह पर रख सकता हूं इन्हें, 6 जगह। अब ये देखना, अपने इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग जगह इमेज वस्तु रखी। अब देखो इमेज कैसे बनाएगा, बहुत प्यारा मिरर है। इसमें पेपर में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चुटकी में आंसर याद होंगे। ये इमेज बनाता है ऐसे, पहले लिख लो एक बार, 6 5 4 3 2 1। देखो कितना आसान है। जो हमने कल किया था जुगा तो वही करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु अनंत पर रखिए, इन्फिनिटी पर। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो, एक नंबर, तो उसकी इमेज कहां बनेगी बच्चे? फोकस पे। उसका प्रतिबिंब तो फोकस बनेगा। यानी अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है बच्चे? फोकस पे। लेकिन इसके अलावा आप ध्यान दो, अगर इन्फिनिटी को मैं छोड़ दूं, उसके अलावा आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, सेंटर पर रखो, फोकस पर रखो, सेंटर फोकस के बीच में कहीं भी रखो, कहीं भी जहां भी आपका मन करे। अब देखना 2 3 4 5 6 आपकी सारी की सारी इमेज कहां बन रही है? पोल और फोकस के बीच वाले क्षेत्र में। यानी कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या है? इसके सामने जहां भी आपका मन कर दे, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं भी वस्तु रख दो, ये जो इमेज बनाएगा ना, केवल पोल से
फोकस के बीच वाले एरिया में बनाएगा। हाँ, अगर वस्तु एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी सीधी फोकस पे, अदरवाइज कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। चलो चेक करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के सामने वस्तु रखी है फोकस पे, कौन सा नंबर है? 5 नंबर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है 5 नंबर, तो 5 नंबर वाली इमेज कहां दिख रही है आपको? पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर पे 3 नंबर, 3 नंबर वाली इमेज कहां बन रही है बच्चे? भी पोल और फोकस के बीच में। जबकि कनकेव मिरर में क्या था, अगर आपको याद हो कल वाला केस, अवतल दर्पण में वस्तु सेंटर पे थी तो इमेज भी सेंटर बन रही थी उल्टी। वस्तु फोकस पे थी तो इमेज बन रही थी इन्फिनिटी पर, अनंत पर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर केवल एक ही एरिया में, एक ही क्षेत्र में सारी की सारी इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, इमेज केवल पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो फिर प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज, सिल्वर करते हैं साइड में, पीछे सिल्वर। दूसरी चीज बच्चे, सारे के सारे डब्बे लाइन के ऊपर हैं तो सारी की सारी इमेज कैसी हैं? सीधी, इरेक्ट। और सीधे प्रतिबिंब मैंने कल आपको बताया था कैसे होते हैं, वर्चुअल आभासी। तो सारे प्रतिबिंब हैं सीधे, आभासी, और कहां बन रहे हैं? पोल और फोकस के बीच में। अब देखो कितना बढ़िया मिरर है। ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स मिरर देखते ही समझ जाना क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। क्यों? वो जिस ऑप्शन में लिख देगा कि इमेज बन रही है उल्टी, आप समझ जाना कि ऑप्शन गलत है। कॉन्वेक्स मिरर उल्टी इमेज बना ही नहीं सकता है, तो सीधी बनाता है। वो कह देगा कि इमेज बन रही है आपकी इन्फिनिटी पर, आप कह देना कि कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी पे इमेज बनाता ही नहीं है, गलत है ये। बच्चे क्या सोचते हैं, क्वेश्चन इतना गलत करता है वो पेपर में बच्चे, वो लिख देगा कॉन्वेक्स मिरर ने, उत्तल दर्पण ने इमेज बनाई इन्फिनिटी पर, तो वस्तु कहां रखी होगी? बच्चे फोकस बोल देते हैं। अरे भाई वो कनकेव में होता है, अवतल में। कॉन्वेक्स में अगर वस्तु फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी में नहीं बनेगी, अभी भी कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। है बात समझ में? क्लियर है? क्लियर? दूसरी चीज, एक बात और देखना आप इसमें कि जितनी भी बच्चे आपकी इमेज बन रही हैं, ध्यान देना, कल तो बड़ा इसका साइज अगर हम देखें, अगर कभी सारी की सारी इमेज एक ही क्षेत्र में बने, एक ही एरिया में बने, जैसे यहां बन रही है, तो सारी की सारी वो इमेज होती है छोटी। अगर मेरे मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, मैं इसे कहीं भी रख दूं, इसकी इमेज चाहे ये हो चाहे ये, कोई भी इसकी इमेज हो, ये सारी की सारी इमेज इस मार्कर से छोटी हैं। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी इस मार्कर के बराबर भी इमेज नहीं बना सकता, बड़ी तो भूल ही जाओ। तो ये हमेशा इमेज बनाता है डिमिनिश्ड, छोटी। कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या है कि ना तो इसमें इमेज बड़ी बनेगी ना ही बराबर साइज की, हमेशा इमेज बनेगी छोटी। और हमेशा इमेज क्या बनेगी? सीधी। और कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। तो लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, all images by convex mirror are erect, virtual and diminished. erect, virtual and diminished. उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी, सीधे आभासी, सीधे आभासी और सीधे आभासी और छोटे होते हैं। सीधे आभासी और छोटे होते हैं, सीधे आभासी और छोटे होते हैं। सीधे आभासी और छोटे होते हैं, सीधे आभासी और छोटे होते हैं। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान देंगे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। अगर इसके अलावा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे हम इन फ्रंट ऑफ कॉन, क्योंकि देखो इसमें ना इस तरफ एफसी होते नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए इस तरफ भी बना लिए। तो बोलेगा तो इन्फिनिटी पे है अगर कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु, तो इमेज बनेगी फोकस पे। अगर इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी? पोलर फोकस के बीच में, सीधी और छोटी। अब यहां पे एक चीज देखेंगे, क्या कॉन्वेक्स मिरर
सीधी और उल्टी, इरेक्ट और इन्वर्टेड, दोनों टाइप की इमेज बना सकता है? बोलेंगे नहीं, ये केवल सीधी इमेज बनाएगा, उल्टी नहीं बनाएगा। एक बात ये लिख लेंगे। दूसरा, एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, क्या ये सेम साइज, जैसे मैंने कल लिखा था उसके वही लिख रहा हूं मैं, जो कनकेव में लिखा था, क्या ये सेम साइज इन लार्ज और डिमिनिश्ड, सेम साइज इन लार्ज और डिमिनिश्ड, तीनों टाइप की इमेज बना सकता है? बोलेंगे नहीं, ये जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी भी इमेज नहीं बना सकता, ना उससे बड़ी बना सकता, हमेशा बनाएगा छोटी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या है कि सीधी और छोटी इमेज बनाता है, जबकि इससे पहले जब हमने कनकेव मिरर पढ़ा था, कनकेव सीधी उल्टी दोनों टाइप की इमेज बना सकता है, छोटी बड़ी सब बना सकता है। पर याद रखना, कनकेव जो सीधी इमेज बना रहा था ना, वो सीधी इमेज बड़ी बना रहा था। तो पेपर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सोचते हैं कि सीधी इमेज तो कॉन्वेक्स बनाता है, तो कॉन्वेक्स सीधी इमेज बनाता तो है पर छोटी, कनकेव भी सीधी इमेज बना सकता है अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, पर वो सीधी क्या बनाता है? बड़ी। तो इस डिफरेंस को याद रखना कि कनकेव की जो सीधी इमेज है और कॉन्वेक्स की जो सीधी इमेज है, अवतल की जो सीधी इमेज है और उत्तल की जो सीधी इमेज है, उसमें फर्क है। कनकेव मिरर के द्वारा जो सीधी इमेज है, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स उत्तल, इन दोनों के सीधी इमेज का ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना पेपर में। अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। इसमें जो बच्चे इरेक्ट इमेज है वो कैसी होती है हमारी? इसकी जो सीधी इमेज है बच्चे वो हमारी होती है इन लार्ज, बड़ी होती है वो। लेकिन कॉन्वेक्स की जो सीधी इमेज है इरेक्ट, वो कैसी होती है बच्चे? डिमिनिश्ड, छोटी। और इसमें तो सारी इमेजेस सीधी और छोटी होंगी, इसमें कनकेव में सीधी और बड़ी होगी, लेकिन केवल कब? अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, वस्तु फोकस और पोल के बीच में है, इमेज जो इसमें सीधी इमेज होगी वो बड़ी होगी। इसमें जो सीधी इमेज है वो छोटी है सभी पोजीशन के लिए, फॉर ऑल पोजीशन, सभी स्थिति के लिए, फॉर ऑल पोजीशन, सभी स्थिति के लिए। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है आभासी होते हैं तो दिखते कैसे हैं? आभास हो रहा है तो दिखेंगे नहीं क्या? आभासी का मतलब यह है कि अपने आभास कर रहे हैं, देख तो सकते हैं पर किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। कॉन्वेक्स मिरर में जैसे आपकी गाड़ी में साइड वाला मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर अभी बताऊंगा, इसमें आप इमेज देखते हैं ना, सारी इमेज का आभास होता है आपको, जो पीछे ट्रक चल रहा है वो दिखता है, पर उस ट्रक को आप इस मिरर के अंदर ही देख सकते हो। इस ट्रक को आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके स्क्रीन पर या पर्दे पर नहीं उतार सकते। जगदीश कह रहे हैं सर, अगर प्रकाश का अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, अपवर्तन कोण 90 और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री होता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक, मुझे क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ठीक से नहीं लग रही, पर अगर फिर भी अगर मैं से मान लूं कि क्या पूछ रहा होगा, साइन आई आर साइन 90 साइन आई आर 2 35, इसका आंसर जगदीश 0.5 दे रखा गया उसने, बताना एक बार। अगर इसका आंसर 0.5 दे रखा है तो फिर जो मैं सोच रहा हूं वही है। और ये चलती क्लास में मत लिखा करो कि डाउट है, दो चलती क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे डाउट, उसके अलग है तो क्लास के बाद में, शुरू में मैंने बोला था ना शुरू में कोई डाउट है क्या, आते तो मैंने बताया नहीं, बोला कोई नो डाउट। तो कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की सीधी और सीधी इमेज में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? कि कॉन्वेक्स वाली जो सीधी इमेज है वो छोटी ही होगी, कनकेव की सीधी इमेज बड़ी होती है। बताओ मुझे फटाफट। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। तुम थोड़ा ना आज लग रहा कि लाइव में थोड़ा पीछे हो। मैं जब चीज पूछता हूं उसका आंसर मेरे पास 30 सेकंड के बाद आता है। अवनीश कुमार कह रहे हैं प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। अब मैं कुछ बातें पूछूंगा आपसे इसमें बढ़िया बढ़िया, और डायग्राम आपके सामने है और आप मुझे आंसर देंगे, ठीक है? अब आने लगे हैं, नो डाउट, क्लियर है? अभी तक तो नहीं है सर, रिया कह रही है अब तक तो नहीं है। राहुल कह रहे हैं डाउट कैसे हो सकता है? डाउट हो सकता है, दिमाग लगाओगे तो होगा। ओके चलो, एक क्वेश्चन बताओ मुझे। एक मेरा क्वेश्चन है, आपको बहुत इजी लगेगा पर ध्यान सुनना, भावनाओं में मत बह जाना। सीडीएस का आया वो क्वेश्चन है, पेपर का, सीडीएस यूपीएससी जो एग्जाम लेता है, प्यारा क्वेश्चन था।
अगर मेरे वाले तरीके से आप करा होता आपके लिए इजी हो जाता क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन उसने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण अगर किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है, अगर कॉन्वेक्स मिरर इमेज बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे, हिंदी वाले सुनेंगे, अगर उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनाता है तो बताओ वस्तु ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा। यह पेपर का क्वेश्चन आया हुआ। अगर कॉन्वेक्स मिरर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाता है तो वस्तु कहां रखी होगी। सर किसी की प्रशंसा के लिए दुनिया का सबसे उत्तम शब्द बता सकते हैं। प्रशंसा क्या भाई, किसी को प्रपोज करना है क्या जब प्रशंसा करनी है आपको? सबसे बढ़िया शब्द तो नहीं, एक लाइन है वही, कोई किसी गाने की लाइन चिपका दो, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। किसी में रवि दिख रहा है तो उससे ज्यादा प्रशंसा और क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया आंसर लिखा सौरभ ने, रोशन ने, धर्मजीत, प्रवीण। मनु तुम्हारा गलत है। राकेश लग रहा तुमने कल की क्लास देखी आज की नहीं देखी, गलत है तुम्हारा। सौरभ भाई अभी जो तुमने आंसर दिया है वो गलत है। अच्छा वो सही है, सॉरी, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसकी। राकेश शिवम बहुत बढ़िया आंसर। थोड़ा सा आप लेट चल रहे हो आज लाइव में ना, बहुत लेट आंसर आ रहे हैं। और इम्पॉसिबल की स्पेलिंग सही लिखो पहले आप। शिवम, सुमित बहुत सही लिखा आपने। सुमन, नेहा, राजीव, राहुल, श्याम, रामा, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण इमेज बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। झूठ बोल रहा हूं मैं? कॉन्वेक्स मिरर क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बना सकता है क्या? नहीं। इसकी औकात है इमेज केवल पोल और फोकस के बीच में बनाने की। इसका मतलब है कि ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं कि इमेज सेंटर पे बन जाए, यानी इम्पॉसिबल। यह इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। यानी कि आपसे उसने गलत बात पूछी है। ऐसी पेपर में आपको बहका देगा। वो सेंटर पे लिखता है, बच्चे पता क्या बोल देते हैं कि बस इमेज बन रही है सेंटर पे, ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे होगा, वो कनकेव में होता है अवतल में। ऐसे आपको बहका देगा कि कॉन्वेक्स में इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर, बच्चे बोल देते हैं कि वस्तु रखी होगी फोकस पे, वो भी कनकेव में होता है। कनकेव और कॉन्वेक्स को मिक्स नहीं करना। कॉन्वेक्स में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में सोचना जैसे कॉन्वेक्स आए कि इमेज सीधी ही बनेगी, छोटी ही बनेगी, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है? आई बात में जगदीश डांगी सबका ठीक है। चंदन कह रहे वो आपके लिए है, के लिए तब है। अरे भाई अच्छा, मेरी बात, मेरा डायलॉग मेरे पर ही चिपका रहे हो तुम। बढ़िया भाई, कहीं और चिपका देना भाई, कुछ बात बन जाएगी। चलो यहां मिटाते हैं इसे हम। अब मैं आपसे बच्चे इसमें इसके यूज की तरफ जा रहा हूं, और उससे पहले आप एक चीज समझेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कनकेव को मैंने लिखा था कन्वर्जिंग, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। डाइवर्जिंग मिरर प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला, ये अपसारी है। तो एक तो डाइवर्जिंग है, अपसारी। अच्छा आजकल तो पेपर में ऐसा लिख देगा वो कि गाड़ियों में साइड वाला मिरर कौन सा, और ऑप्शन में लिख देगा डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग मिरर समझ जाना, कॉन्वेक्स होता उत्तल, तो याद रखना। कनकेव क्या था? कन्वर्जिंग। अच्छा डाइवर्जिंग कैसे होता है मैं इसका भी बता देता हूं आपको कि डाइवर्जिंग कैसे पता चला हमें। यहां देखना, ये अपना बच्चे कॉन्वेक्स मिरर है, इसे मैंने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, ये सिल्वर कर दिया मैंने ये वाला हिस्सा। ये अपना पोल था, ये सेंटर इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखना,
आपने बच्चे प्रकाश की पैरेलल किरणें फेंकी, समांतर किरणें फेंक दी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि किरणें इस पर टकरा के इकट्ठी होंगी या फैलेंगी, तो ये देखो फैल रही हैं, ये हमें पता कैसे चलता है, उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन का नियम अप्लाई करना पड़ेगा कल की तरह। ये बच्चे पोल है, सेंटर, फोकस और सेंटर। तो मैंने आपसे कहा था कि एक्स में देखो इसका सेंटर और फोकस इस तरफ होते हैं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया आपको थोड़ा समझाने के लिए, इस तरफ भी। तो जो सेंटर से जो बच्चे लाइन जाती है, यहां से एक लाइन जाएगी जो सेंटर से, आपको मैंने कहा था बच्चे सेंटर से जाने वाली लाइन एक नॉर्मल अभिलंब की तरह काम करती है, नॉर्मल की तरह, अभिलंब की तरह। तो मुझे एक चीज बताओ, ये रे गई और ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल से टकराई मान लो कि थीटा एंगल पे, तो आपको पता है बच्चे कि ये रे नॉर्मल से थीटा एंगल पे गई तो निकलेगी भी तो कितने एंगल पे, थीटा पे ही। और आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल के एक तरफ एक रे तो होती है इस तरफ, नॉर्मल के एक रे होती है इस तरफ, तो यानी कि नॉर्मल तो बीच में है, तो जाने वाली अगर रे इस तरफ है तो टकरा के जो आएगी वो इस तरफ ही होगी। अगर मैं टकराने वाली रे को इस तरफ कर दूंगा तो नॉर्मल ये जाने वाली भी इस तरफ ही, टकरा के आने वाली भी इस तरफ ही, वो फेल हो जाएगा चीज। क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्शन के नियम में कि ये रे जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी, लेकिन नॉर्मल के एक रे तो होगी इस तरफ, एक होगी इस तरफ। तो अगर ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण इस तरफ है तो परावर्तित किरण इस तरफ होगी। तो ये रे गई, ये नॉर्मल के इस तरफ है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के उस तरफ होगी। तो मुझे क्या पता चल गया, ये मुझे पता चल गया कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको तो केवल याद करना है कि प्रकाश की किरणें फैलाएगा। अब मैं आपको इसके यूज पूछूंगा, लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है सर। तो अरे भाई चंदन भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, चलो बाकी बच्चे लिखो कहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, भाई हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कभी एक तो उल्टी नहीं बनेगी और हमेशा बनेगी छोटी। अगर कोई मिरर ऐसा हो जो केवल सीधा और छोटा दिखाए तो उसके उस गुण की वजह से हम कहाँ पे यूज करें उसका, ठीक है, तो उसके उस गुण की वजह से हम कहाँ यूज करें। जगदीश अगर तुम्हारा डाउट रहा करे ना तो आप मुझे भेज देना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, पर अपना नाम लिख देना साथ में जगदीश। तुम भाई बहुत परेशान रहते हो, तो अगर मैंने तुम्हारा अगर देख लिया तो तुम्हारे क्वेश्चन को तो मैं रिप्लाई कर ही दूंगा, ठीक है। लेकिन एक दिन में एक क्वेश्चन भेजना, अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन आया ना एक दिन में तो उसका आंसर नहीं दिया जाएगा। नाम लिख देना और साइंस स्पेशल 9 बैच लिख देना जरूर, साइंस स्पेशल 9 जगदीश ने अपना नाम लिख देना और एक दिन में एक क्वेश्चन भेजना है। बड़ी मीठी चाय बनाई भाई। बहुत बढ़िया। प्रवीण, रोशन, ज्योति, सौरभ, चंदन, अमित, सुरेश, रिया, सुमन, राजीव, गर्वित, प्रदीप, दिनेश गंडास। क्या नाम है भाई? दिनेश गंडास, गजब का नाम रखा तुमने। चलो यहां देखो, कॉन्वेक्स मिरर के बच्चे आपको पता है कि हमेशा इमेज बनाता है सीधी और छोटी, तो इमेज सीधी और छोटी बनाता है ये, तो इसके इस गुण की वजह से मैं इसका यूज करूंगा बाइक में। जो साइड वाले मिरर होता है ना गाड़ियों में, कार में, उसका फायदा क्या होगा, जो कार में हमारे साइड वाला मिरर है ना, साइड वाला मिरर, इसमें मुझे पीछे का पूरा ट्रैफिक देखना है। ट्रैफिक उल्टा तो देखना नहीं है, ट्रैफिक आपको देखना है बच्चे सीधा। आप चाहते हैं कि ट्रैफिक सीधा दिखे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा रामा रिया को तो जेल भेजो। अरे भाई अब ये थोड़ा ना किसी का एक नाम हो गया तो तुम सबको ही बराबर तोल दोगे, तो आपको पीछे का ट्रैफिक देखना, सीधा देखना, उल्टा तो देखना नहीं है। दूसरी चीज, आपको छोटा क्यों देखना है? अगर इतना बड़ा ट्रक है, कॉन्वेक्स मिरर तो इतना सा दिखाएगा, लास्ट में क्या है 4353। भाई एक चीज देखो कि अगर इतना बड़ा ट्रक है तो ये तो इतना सा दिखाएगा ना, तो इससे फायदा क्या होगा कि बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, आपको पीछे की पूरी सड़क दिखेगी। अच्छा ओ दूर तक कोई नहीं आ रहा, चलो फटाफट यू टर्न मार लेते हैं स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाइक में, गाड़ियों में जो साइड वाला मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कई बार लिखा भी आ जाता है रेयर व्यू मिरर। रेयर का मतलब होता है पीछे का, रेयर
रेयर व्यू मिरर यानी पीछे का दिखाने वाला दर्पण, पार्श्व दृश्य दिखाने वाला दर्पण। रेयर व्यू मिरर, ठीक है। तो बाइक में, गाड़ियों में जो होता है साइड वाला मिरर वो होता है कॉन्वेक्स। अच्छा, इसके अलावा ये दिखाता है सीधा और छोटा। इसके इस गुण की वजह से देखो हम और कहाँ यूज करेंगे इसका। सर इमेज क्यों दिखाता है, सर छोटा क्यों दिखाता है, उसके लिए रे डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा कि छोटा क्यों दिखाता है। अभी तो बताया था भाई ये छोटा बनाता है केवल इमेज। ये आपका ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, इससे पैरेलल रे गई तो ये तो डाइवर्ज कर देगा उसे पीछे की तरफ को बढ़ाओ तो पैरेलल रे बच्चे या तो फोकस में मिलती है या फोकस में मिलते हुए दिखाई देगी। दूसरा, एक रे मान लो कि सेंटर की तरफ को जा रही है, इस सेंटर की तरफ को, ये जो सेंटर है तो सेंटर से जाने वाली रे टकरा के वापस आ जाती है, तो इसे पीछे की तरफ को बढ़ाया तो आपने देखा कि जो रे टकरा के इधर चली गई थी, इसे मैंने जब पीछे बढ़ाया ये तो फोकस में जाके मिलेगी। सेंटर वाली जो सेंटर की तरफ को जा रही है वो टकरा के वापस आ जाएगी, इसे पीछे बढ़ाओ तो दोनों यहां मिल रही हैं। तो इमेज कैसी बन रही है, इतनी बड़ी चीज की छोटी बन रही है। तो ये रे डायग्राम पर चक्कर में पड़ोगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जैसे बताया गया उसे याद रखो। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में डिफरेंस करना सीखो। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कंपटीशन का पढ़ाने में फर्क होता है। तो यहाँ पर अल्टीमेट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका कॉन्वेक्स मिरर दिखाता है सीधा और छोटा। सर महंगा कौन होता है भाई, महंगा तो अपने को पता नहीं कौन सा होता है। अब आप दिल्ली मेट्रो में जाओ या जयपुर मेट्रो, जो भी आपके शहर में मेट्रो जहां पर भी है, आप मेट्रो स्टेशन पर देखना एक मिरर है, आप उसके सामने खड़े हो जाना। उस मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे जो मिरर है ना, आपको अपनी पूरी हाइट दिखेगी पर छोटी दिखाई देगी और पीछे पूरा प्लेटफॉर्म दिखेगा। तो आज के बाद अगर किसी मिरर, किसी दर्पण के सामने जाते ही अगर आप छोटे हो गए तो समझ जाना कौन सा मिरर है, वो कॉन्वेक्स है। तो किसी मिरर के सामने जाते अगर बच्चे आप छोटे हो गए, टिंगू हो गए, वो कॉन्वेक्स है। तो मेट्रो के जो प्लेटफॉर्म पर मिरर लगे होते हैं, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर, वो कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण है। इसके अलावा आप कभी जाना बच्चे एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए, तो एटीएम मशीन में जहाँ पर स्क्रीन रखी हुई है ना, कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें देखना ऊपर कई बार छोटा गोल सा या स्क्वायर शेप में इतना सा मिरर होगा, उसमें आपको अपनी पूरी शक्ल दिखेगी और पीछे खड़ा व्यक्ति भी दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं पिन विन डालते समय से झांक के तो नहीं देख रहा वो। तो जो मिरर लगा होता है एटीएम मशीन में वो भी कॉन्वेक्स होता है। देखना जरा आप पैसे निकालने जाओगे तो कि उसमें आपको छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। मेट्रो प्लेटफॉर्म वाले को भी देखना, साइड वाले को भी देखना, सीधा और छोटा ही दिखेगा इनमें। इसके अलावा शार्प टर्न, अगर आप पहाड़ों में जाओ कई बार, या कई बार बहुत ही शार्प टर्न होते हैं प्लेन एरिया में भी, तो वहां पर भी अगर बहुत ही तीखा मोड़ है तो उस पर कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। आप इधर से आ रहे हैं तो आप पहले ही जब देखोगे ना इसमें झांक के, तो आपको इधर की पूरी सड़क दिखाई देगी। तो कोई व्यक्ति जो इधर से आ रहा है तो आप उसके हिसाब से अपनी स्पीड को कम करोगे या ज्यादा करोगे, जो भी करना होगा आपको। तो जो शार्प टर्न होते हैं उस पर भी लगा होता है ये शार्प टर्न, त्रिभु मोड़ों पर, शार्प टर्न्स त्रिभु मोड़ों पर भी लगा होता है। कई बार आप देखने से दुकान, एक लंबी सी दुकान है, यहाँ पे काउंटर है दुकानदार का, ठीक है। तो कई बार ने दुकानदार क्या करते हैं ना, इन मिरर को अपनी दुकान के अंदर भी टांग देते हैं। तो इनके अंदर ना पूरी की पूरी दुकान दिखती है उन्हें, क्योंकि ये मिरर बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। तो देखते रहते हैं कोई बंदा कहीं सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शॉप्स के अंदर भी लगे होते हैं, दुकानों के अंदर भी लगे होते हैं। तो जो दुकानों में जो लगे होते हैं शॉप्स मिरर, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। एटीएम मशीन में, शार्प टर्न पर, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर, साइड मिरर, सब जगह कौन से हैं, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण है, ठीक है। सर महंगा कौन है, पता नहीं भाई कौन सा है, वो क्वालिटी वालिटी सो चीज़ों पर डिपेंड करता होगा, कितना बड़ा मिरर ले रहे हैं आप, कितना नहीं, ठीक है। उसमें कैमरा भी होता है। किस में होता है कैमरा, कैमरे में लेंस लगे होते हैं, किस में कह रहे हो तुम कैमरा होता है। सर क्लियर, सुमन कह रहे हैं सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, आपका नेट सही नहीं चल रहा है, फिर वो लाइव क्लास के झेलने लायक नहीं है, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर चीजों को सीधा छोटा दिखाता है, तो उस गुण की वजह से तो मैंने यहाँ पे यूज किया।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर लाइट को करता है डाइवर्ज, प्रकाश की किरणें फैलाता है, तो इस गुण की वजह से हम इसका यूज कहाँ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर अगर लाइट को डाइवर्ज करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो इसके इस गुण की वजह से मुझे इसका उपयोग कहाँ करना चाहिए, ये बताओ। इस गुण की वजह से मैं इसका यूज कहाँ करूंगा? प्रवीण का बिल्कुल सही आंसर है। नीतीश, प्रवीण, रोशन, राजीव, गर्वित, दिनेश, अमन, रिया, शिवम भाई एटीएम पीछे चल रहे हो बहुत, एटीएम तो हमने लिख दिया पहले ही। मैंने कहा लाइट को डाइवर्ज करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो लाइट को डाइवर्ज करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो इसके इस गुण की वजह से कि लाइट को डाइवर्ज कर देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये इस गुण की वजह से बच्चे हम इसका यूज कहाँ करते हैं? वो इसका हम यूज करेंगे स्ट्रीट लाइट्स में। समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का फोटो खींचना वांछित है। दर्पण से 4.5 मीटर दूरी पर स्थित कैमरे को कितनी दूरी पर फोकस करना होगा? क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब 3 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का फोटो खींचना वांछित है। दर्पण से 4.5 मीटर स्थित कैमरे को कितने दूरी पर फोकस करना होगा? ओके, कैमरे में होता है कॉन्वेक्स लेंस। देखो जिसने पूछा बच्चे ने, बढ़िया क्वेश्चन है ये। जगदीश भाई अभी मैं इसका आपको हिंट दे रहा हूं, जब हम लेंस पढ़ लेंगे ना तो लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। देखो क्या आप यहां पे देखना, ये बच्चे आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर समतल दर्पण, तो इसके सामने 3 मीटर दूरी पे एक वस्तु रखी है, तो उसकी इमेज भी 3 मीटर पीछे ही बनेगी ना, 3 मीटर पीछे। अब आपने क्या किया, इस मिरर से 4.5 मीटर आप पीछे खड़े हैं, 4.5 मीटर पीछे खड़े हैं, तो यहाँ पे आपने कैमरा लगाया 4.5 मीटर की दूरी पे, और आपको इसकी इमेज लेनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 मीटर तो आप इधर खड़े हैं और 3 मीटर पीछे इधर आपकी कोई वस्तु रखी है, तो कितना हो गया टोटल? 7.5 हो गया। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका हो गया, यू का मतलब हो गया 7.5 मीटर, ठीक। और दूसरी चीज यहाँ पे मान लो कि लेंस लगाया कॉन्वेक्स लेंस, 7.5 मीटर हो गया, और आपको बताना कि इमेज कहाँ पर बनेगी, और इमेज क्या बोला इसका क्वेश्चन कहाँ गया? स्थित कैमरे को कैमरे को कितने फोकस करना पड़ेगा, वस्तु के प्रतिबिंब का फोटो खींचना वांछित है। भाई चाय दे तो दी तुमने ना भाई, इतनी मीठी चाय बनाई तूने यार, हैं? बहुत मीठी चाय थी भाई, दिमाग खराब हो गया, कल तक पीने का मन नहीं करेगा। तो इसके लिए बच्चे में लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक बार लेंस फॉर्मूला जब हम देखेंगे तब ये क्वेश्चन होगा, UVF जो भी होगा इसका देखेंगे। क्वेश्चन बढ़िया लगा मुझे, एक बार देखना पड़ेगा और इसमें कि लेंस फॉर्मूले के अलावा कुछ और तरीके से हो सकता है क्या ये। तो अभी तो भाई लेंस फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, कैमरे में होता है कॉन्वेक्स लेंस। बाकी एक बार आप मुझे भेजना है, क्वेश्चन मुझे बढ़िया लग रहा है, और उसके ऑप्शन सहित भेजना, और क्वेश्चन ना पूरा भेज देना। अगर बढ़िया लगेगा तो मैं बाकी बच्चों को भी बता दूंगा। अगर अच्छा क्वेश्चन होगा, किसी पेपर में आया हुआ है तो जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को हम। एक करेंगे बच्चे स्ट्रीट लाइट्स में, मैंने कहा था प्रकाश की किरणें फैलाता है ये, तो इसका हम यूज करेंगे स्ट्रीट लाइट्स में, खंभों पे लगी हुई लाइटों में। स्ट्रीट लाइट्स, खंभों पे लगी हुई लाइटों में, स्ट्रीट लाइट्स खंभों पे लगी हुई लाइट में। दम दर मस्त मस्त दर। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला, मिरर का सूत्र। अब हम न्यूमेरिकल करने की तरफ आ रहे हैं। मिरर फॉर्मूला, फिर एक ऐसे लेंस फॉर्मूला भी आएगा, दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र। और ये ना जो तुम भी क्वेश्चन भेजो ना मुझे भाई, वो किताब की फोटो खींच के भेजना। अब ऐसा होता कई बार ना, कई बच्चे ना एक आधे शब्द ऊपर नीचे हो जाता है जो तुमने टाइप करके भेजते हो, और फिजिक्स में 1-2 शब्द से ही पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। तो जब भी जो भी बच्चा क्वेश्चन भेजे तो हाथ से टाइप करके मत भेजना, जो भी आपके पेपर किताब में है ना या कहीं पे भी है उसका फोटो खींच के भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। एक दिन लड़के ने से क्वेश्चन भेजा, उसमें उसने एक शब्द टाइप नहीं किया, फिर बाद में कह रहा सर मुझे लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है भाई।
तो मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे बच्चे f का मतलब है फोकल लेंथ, फोकल दूरी, यानी कि फोकस तक की दूरी मिरर से, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, दर्पण की फोकल दूरी। अच्छा, इस फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है पेपर में। आपको मैंने बताया था कि फोकल लेंथ होती है रेडियस की आधी, तो कई बार पेपर में लिखा जाएगा 2/r। तो f की जगह आपने क्या लिख दिया, r/2, तो 2 पर चला जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला याद रखना। नॉर्मली में इतने से काम चला लेंगे। अगर रेडियस दे रखी होगी ना तो उसका आधा करके सीधा वैल्यू यहीं पुट कर देंगे। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, दर्पण की फोकल दूरी, यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, दर्पण से वस्तु की दूरी। देखो ये मान लो अपना मिरर है कोई, इसके सामने वस्तु कितना दूर रखी हुई है, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, वो u है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। मिरर का मतलब यहाँ पे पोल से, ये पोल, प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी, और v क्या है बच्चे, इमेज की दूरी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे आप। अभी बच्चे जो अपनी जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल दूरी है, और ये u है, ये v है, इनकी वैल्यू पेपर में आपको मिली होगी कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा है तो u कितना हो गया 20, फोकल लेंथ दे देगा 15 या 25, f की वैल्यू मिल गई। इमेज कितना दूर बनेगी, v की वैल्यू आपको निकालनी है। पर ये f u v जो आपने लिखा ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये भी साथ में ध्यान रखना है। इनमें सब में वैल्यू लिखने के साथ में इनका साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है। वो देखो कैसे याद रखेंगे। अब आप एक चीज देखेंगे, फोकल लेंथ जो है ना बच्चे, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर की जो फोकल लेंथ है ये बच्चे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। वो डिपेंड करेगा कि मिरर कौन सा है। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो पॉजिटिव है, कनकेव है तो नेगेटिव। तो फोकल लेंथ का तो भाई टेंशन हो गई खत्म। कैसे, जैसे आप पेपर में पढ़ोगे कि मिरर है कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ के लिए लिखेंगे प्लस 15-20 जो भी दे रखी होगी, कनकेव है तो -7, ये माइनस प्लस भूलना नहीं है। अब यू क्या है देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे मान लो कि मेरा मिरर है, ये कोई भी मिरर है, आपको इसके लेफ्ट साइड पे जो भी चीज लिखोगे उसे हम लेंगे नेगेटिव, राइट साइड पे जो भी चीज होगी उसे लेंगे हम पॉजिटिव। तो आपको एक बात पता है कि मैंने कोई भी मिरर लिया, चाहे मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया चाहे कनकेव मिरर लिया, आपको याद होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड पर रखी थी। ऑब्जेक्ट कहां रखा था, लेफ्ट साइड पे। नहीं, ऑब्जेक्ट अगर आपको हमेशा लेफ्ट साइड पर रहेगा तो इसका मतलब है कि यू की वैल्यू को आप ऑलवेज नेगेटिव लेके चलेंगे। यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप उसे रखेंगे लेफ्ट साइड पे और आप उसकी वैल्यू क्या लेंगे बच्चे, नेगेटिव। अच्छा, जो इमेज है इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप से आएगी। अगर v की वैल्यू आई नेगेटिव, इसका मतलब है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी उसी तरफ बन रही है। v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई यानी कि इमेज बन रही है मिरर के पीछे, इस तरफ बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट तो इधर रखा है, फिर इमेज इस तरफ है। आई बात समझ में? तो आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। मैंने कहा कि f का तो टेंशन खत्म, फोकस लेंथ पॉजिटिव उत्तल के लिए, नेगेटिव कनकेव के लिए, सब भूल जाओ। u का भी टेंशन खत्म, आप हमेशा वस्तु रखेंगे लेफ्ट पे तो इसकी वैल्यू लेंगे नेगेटिव हमेशा ही। अब v जब आपका सोल्व करके आएगा, अगर ये पॉजिटिव आया तो आप समझ जाना कि आपकी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट पर रखे थे यानी इमेज बन रही है आपकी दूसरी तरफ। ठीक है, किसका फोन आ रहा है? हेलो, कौन? अरे कौन है भाई? अरे भैया जब तुम फोन काट दिया क्लास में तो दोबारा फोन मत करो ना भाई, इतना तो यार दिमाग लगाया करो खुद से। एक से बेवकूफ बच्चे हैं तुम्हारे में से भी, ऐसे फोन ही कर देते हैं टीचर को। देखो अब ये यू जो है इसे नेगेटिव लेंगे। v की वैल्यू अगर नेगेटिव, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो यानी कि आपका इमेज किस तरफ बन रही है, पॉजिटिव साइड। आपकी इमेज बन रही है मिरर के इस तरफ, ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आई यानी कि इमेज उसी तरफ बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट रखा है। तो कनकेव मिरर में अगर आपने पढ़ा हो, देखा हो, कनकेव मिरर में इमेज बन रही थी बच्चे जिधर ऑब्जेक्ट रखा है ना उसी तरफ। अगर इमेज इस तरफ बन रही है
तो v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये बात आपको न्यूमेरिकल करते समय पता चलेगी, इसके थोड़ा सा हम सब्र रखेंगे। अच्छा, एक चीज लिखेंगे हम, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, देखो इसे लिखेंगे हम m से। देखो आवर्धन क्षमता क्या है, आवर्धन क्षमता रेशियो है, ये सीडीएस में आया था भाई, पिछले से पिछले वाले सीडीएस में, लिख लेना सीधा फॉर्मूला, HI अपॉन HO। HI का मतलब है इमेज की हाइट, HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। अब मैंने आपसे कह दिया कि भाई मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब समझना क्या है, मैग्निफिकेशन 2 का मतलब यह है कि अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं तो आप देखेंगे HI क्या आ जाएगा, M इंटू HO। अगर मैग्निफिकेशन 2 है, m की वैल्यू 2 का मतलब पता क्या है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से दुगनी होगी। अगर ऑब्जेक्ट 5 फीट का है तो इमेज बनेगी 10 फीट की। मैग्निफिकेशन 1 है तो अगर इसकी वैल्यू 1 लिख दूं तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। मैग्निफिकेशन अगर 4 है तो मैग्निफिकेशन आपको ये बताती है कि इमेज कितने गुना बड़ी बनेगी। तो मैग्निफिकेशन अगर 15 हो तो आपकी इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से 15 गुना बड़ी होगी। मैग्निफिकेशन आपकी आधी है तो इमेज की हाइट भी आधी हो जाएगी। एक इसका फॉर्मूला और है, -v/u, यानी v और u की वैल्यू अगर आपको पता हो तो भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन या तो आपको इस वाले फॉर्मूले से निकालनी है या इस वाले से, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको दे क्या रखा है। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है कि आपकी इमेज सीधी होगी, इरेक्ट होगी, और अगर आपकी मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज उल्टी होगी। और उल्टी इमेज कैसे होती है, रियल वास्तविक, और सीधी इमेज कैसे होती है, वर्चुअल आभासी। तो ये चीज लिख लो कि आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। दूसरा, अगर मैग्निफिकेशन 3 है इसका मतलब है कि इमेज 3 गुना बड़ी बनेगी, मैग्निफिकेशन 5 है तो इमेज 5 गुना बड़ी बनेगी। ये बात मैं आपको प्लेन मिरर में भी पढ़ा चुका हूं। इसका एक फॉर्मूला और है, -v/u। दूसरी चीज आपको पता है कि भाई मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है इमेज का सीधा बनना, नेगेटिव का मतलब है कि उल्टा बनना। सीधी इमेज होती है हमेशा आभासी और उल्टी इमेज हमेशा होती है वास्तविक। तो यहां तक का उतार लेंगे एक बार। ज्योति v/u जो मैग्निफिकेशन है वो लेंस में होती है, लेंस वाले फॉर्मूले में नेगेटिव आ जाता है और मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव। ये मिरर का फॉर्मूला है, यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। पहले फॉर्मूले उतार लो फटाफट, 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं फिर थोड़ी बात समझ में आएगी। एक दिन एक बच्चा, आप यकीन नहीं करोगे, एक बच्चे ने सुबह फोन कर दिया, मतलब 5:30 बजे होंगे, 5:30 बजे आसपास का टाइम। मुझे लगा भाई पता नहीं किसका आया है। मिरर का चिन्ह परिपाटी बताया, तो बस इतना चिन्ह परिपाटी याद रखो कि पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए, नेगेटिव कनकेव के लिए। यू हम हमेशा क्या लेंगे बच्चे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम मिरर के लेफ्ट साइड पर वस्तु को रखते हैं। तो मिरर के लेफ्ट साइड पर जो भी चीज होगी नेगेटिव, राइट पर जो भी होगी वो पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 गोले मैंने हमेशा लेफ्ट में रखे थे। कल से देखो आप क्लास, जिस बच्चे ने कल से क्लास ली है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो 5:15 बजे फोन कर रहा, मुझे लगा पता नहीं किसका फोन है। फोन मैंने उठाया, बोला सर सुनिए ना, एक हमारा प्रश्न है। मैंने प्रश्न है, मैंने भाई तू 5:30 बजे फोन कर रहा है तो ये नहीं पता कि दुनिया सो रही होगी। हमें लगा सर आप उठ गए होंगे। अरे भाई तुम 5 बजे उठ रहे हो तो दुनिया 5 बजे थोड़ी ना उठती है, गुरुजी उठते हैं 9-10 बजे। बताओ 5:30 बजे फोन कर दिया, कुछ तो भाई दिमाग लगाया करो। और फोन करना बिल्कुल वर्जित है, फोन कोई नहीं करेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम, फिर आपके फॉर्मूले समझ में आएंगे। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, an object of height 4 centimeter is placed in front of a convex mirror. An object of height 4 centimeter is placed in front of a convex mirror
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर is 10 centimeter of radius of curvature is 10 centimeter at a distance of 30 सेंटीमीटर। देखो उसने यहाँ बोल एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, वो एक उत्तल दर्पण के सामने रखा है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। हिंदी में बोलूंगा अभी क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण के सामने जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण के सामने जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कोमा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका आकार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करो भाई। अब यहां पे देखना एक बात, बड़े ध्यान सुनना। अगर आप यहां पे देखेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि मिरर कौन सा, सबसे पहले आप नजर मारेंगे मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स। तो आपको बात पता चल गई, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो 100% इमेज सीधी होगी और कैसे होगी, वर्चुअल आभासी। तो जिन ऑप्शन में लिखा है कि इमेज उल्टी बन रही है वो ऑप्शन बाहर कर दो। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज बनेगी छोटी, डिमिनिश्ड, यानी कि जो आपकी इमेज बनेगी उसका साइज वस्तु से छोटा होगा, यानी कि उसका जो साइज होगा ना 4 सेंटीमीटर छोटा होगा। भाई वस्तु 4 सेंटीमीटर की है तो इमेज 4 सेंटीमीटर छोटी ही बनेगी। ठीक है, एक बात और देखना आप यहाँ पे, मैं भी आपको ऐसे बता रहा हूं बिना फॉर्मूला लगाए, कॉन्वेक्स मिरर से आप कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चे आपको दे दी उसने 10, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स है तो प्लस लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चे आपकी 10/2, यानी कितनी होगी +5 सेंटीमीटर। तो मुझे एक चीज बताओ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। ठीक है, फोकल लेंथ आई 5 सेंटीमीटर, यानी कि पोल से लेकर फोकस तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पे बड़े ध्यान से बात को समझना, कॉन्वेक्स मिरर में के सामने आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, उसकी इमेज तो पोल और फोकस के बीच में बनती है। भाई फोकस पे तो तब बनती है अगर वस्तु इन्फिनिटी पे होती, इन्फिनिटी पे तो है नहीं, वो तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है, यानी जो इमेज की जो दूरी आएगी वो 5 सेंटीमीटर से कम आएगी, यानी जो इमेज बनेगी उसकी दूरी 100% 5 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान देना कि अगर सारी की सारी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनती हैं तो पोल से लेकर फोकस तक की दूरी तो 5 है, अगर आपकी इमेज यहां बन रही होगी तो 2-2.5 सेंटीमीटर आ गया, यहां बन रही होगी तो 3-4 सेंटीमीटर आ गया, यानी आपकी जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनने का मतलब है कि उसकी जो इमेज की जो दूरी होगी 5 सेंटीमीटर से कम होगी। दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर में सारी इमेज बनती है इस तरफ, ऑब्जेक्ट तो आप लेफ्ट पर रखते हैं, कॉन्वेक्स में 6, 5, 4, 3, 2 सारी इमेज इस तरह बनती हैं, यानी v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। अब इस कॉम्बिनेशन को आप ऑप्शन में उतार लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं फॉर्मूले से। देखो, फोकल लेंथ दे रखी है 5, वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हम हमेशा लेंगे नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया था। इमेज कहां बनेगी आपको बताना है, तो कुछ नहीं है, u की वैल्यू भी है, f भी है, v निकाल लो। 1/f = 1/v + 1/u। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। f की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी 5, माइनस u की वैल्यू कितनी है -30, तो -30 लिख दिया। ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे माइनस लगा दिया फिर u के साथ वाला माइनस भूल जाओ कहीं, तो माइनस से हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो 1/5 + 1/30, 30 आ गया एलसीएम, 5 अंक 30, 6 पंजे 30, सॉरी 1, 5 अंक 30, 30 कम 30, तो ये आ गया आपके बच्चे 1/v की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ से ये आ गया 7/30, तो v कितना आ गया आपका 30/7, 7 चौक 28, 2 7 14, मतलब 4.3 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो v की वैल्यू 5 से कम आई कि नहीं आई,
तो v आपका बच्चे कितना रहा 30/7 यानी 4.3 सेंटीमीटर के आसपास रहा, यानी कि बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इमेज उल्टी बनेगी या सीधी, उसके लिए आप मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन थी -v/u, -v की वैल्यू कितनी है 30/7, u की वैल्यू बच्चे कितनी है आपकी -30। आप देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया आपका मैग्निफिकेशन आ गया आपकी +1/7। मैग्निफिकेशन प्लस है यानी इमेज क्या बनेगी सीधी। अच्छा मैग्निफिकेशन 1 से कम है इमेज छोटी बनेगी, चाहे वैसे कर लो आप MHI/HO, मैग्निफिकेशन 1/7 है, इमेज का आपको बताना है ये कितने की थी 4, तो HI कितना आ गया 4/7, तो इमेज कैसी बनी है 4 सेंटीमीटर से छोटी। आ रही बात समझ में? सब बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो? जगदीश इन कमेंटबाजी तुम बहुत करते हो, कमेंटबाजी पे ध्यान कम देकर ना यहाँ पढ़ा करो। देखो मैंने सारी चीजें आपको पहले बता दी, बिना फॉर्मूला लगाए मुझे पहले से पता है कि मेरा आंसर क्या क्या आएगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज सीधी ही बनेगी, वो मैंने बाद में चेक किया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज सीधी होगी। साइज छोटा आएगा, मैग्निफिकेशन आई 1/7, मैग्निफिकेशन होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यहाँ साइज 4/7, 1 से कम, वो भी सही है। पोजीशन कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना जब भी इमेज की पोजीशन पूछेगा ना सबसे पहले फोकल लेंथ चेक कर लेना कितनी है, फोकल लेंथ है 5 तो v की वैल्यू 5 से कम ही आएगी। फोकल लेंथ अगर 18 है तो v की वैल्यू 18 से कम ही आएगी। फोकल लेंथ 1 है तो v की वैल्यू 1 से कम ही आएगी, याद रखना। आई बात समझ में? ऑप्शन से कर लोगे ना फटाफट। चलो अब मुझे क्वेश्चन बताओ आप सभी, एक मेरा क्वेश्चन है। हेलो अच्छा ठीक है चलो मैं भाई को बोल के चैनल लगवा देता हूँ, ठीक है ओके। हेलो चैनल वाले नहीं जाएगा, चैनल ठीक है भाई। सर कल भी आपका क्लास होगा क्या? नहीं कल नहीं होगा शायद। अच्छा 1-2 क्वेश्चन आप मुझे और करके बताओ, और जो मैंने आपको बताया ना ये बेसिक बातें इन पर ध्यान रखना भाई। ये खास तौर से CDS CAPF वाले हरियाणा में भी क्वेश्चन आ जाता है इससे। SSC PCS वाले बच्चे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, बस वो फॉर्मूला याद कर लेंगे, मैग्निफिकेशन का भी, HI/HO और मिरर का फॉर्मूला भी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है पेपर में कि दर्पण का सूत्र क्या है। इनके न्यूमेरिकल SSC में नहीं आते। मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछता हूं, इस बार मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter, of radius of curvature 40 centimeter, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ देखो ऐसे छोड़ो और थोड़ा चेंज कर लो, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ of focal length 25 centimeter of focal length 25 centimeter at a distance of 50 centimeter. Find the position, nature and size of image. चलो ठीक है भाई चंदन, यहां देखेंगे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। एक अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। यदि अवतल दर्पण की फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति
प्रकृति और उसका आकार ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। आपका यूट्यूब चैनल है क्या? यूट्यूब चैनल मैंने अभी ऐसे बनाया पर उसमें कोई वीडियो मैंने डाली नहीं है अभी तो उसमें 38 ही सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बना के अपने आप से आगे, वो भी मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसमें, बस ऐसे ऐसे एक दिन बनाया था, क्योंकि मुझे इतना थोड़ा सा पता नहीं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ मैं इतना, उससे कोई वीडियो नहीं डाली मैंने अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें करा जाए और बाद में उसमें 11th और 12th को बच्चों को फ्री भी पढ़ा दिया जाए। अगर उसमें 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा देंगे। जगदीश थोड़ा सा गलत है तुम्हारा। देखो यहाँ पे एक चीज देखो बच्चे, ये कनकेव मिरर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले करूं, पहले यहाँ देखना, कॉनकेव मिरर में मैंने डायग्राम बनवाया था आपको। ये पोल है बच्चे, ये फोकस है, ये सेंटर है। फोकल लेंथ बच्चे कितनी दे रखी है उसने? 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस तक की दूरी 25 है। तो जैसे आपको फोकल लेंथ पता चल जाए ना, तो आप सेंटर तक की दूरी देख लेना। सेंटर तो फोकस से डबल पे होता है, तो कितने दूरी पे हो गए? 50 सेंटीमीटर की। अगर फोकल लेंथ 25 है तो सेंटर हो गया 50 पे। अब उसने कहा कि जो वस्तु रखी है ना, वो भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु ठीक सेंटर पर रखी हुई है। और अब आपको मैंने कल पढ़ाया था कि कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर होगा तो इमेज भी सेंटर बनेगी उतनी ही बड़ी, ठीक सेम साइज की। अगर ये वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो इसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर की बनेगी, पर कैसे बनेगी? उल्टी। तो आपकी पोजीशन क्या होगी? इमेज कहां बनेगी? एट सेंटर, सेंटर बनेगी, यानी कि v की वैल्यू कितनी आएगी? 50। लेकिन 50 कैसा आएगा? माइनस का, क्योंकि जिस तरफ इस तरफ जो भी इमेज बनेगी उसे निगेटिव लेंगे हम, -50 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है? इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, उल्टी है। और साइज कैसा है बच्चे? सेम है। ये क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूला लगाए भी कर सकते थे, क्योंकि आपको देखना था कि फोकल लेंथ अगर 25 है, इसका मतलब है कि सेंटर कितने पे होगा? 50 पे। सेंटर 50 पे का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रखी वस्तु की जो इमेज होगी ठीक उसी साइज की बनेगी। मैं इसे अगर फॉर्मूले से करना चाहूँ तो भी आंसर यही आएगा जो मैंने आपके सामने लिखा है। अभी देखना यही आंसर आ रहे हैं कि नहीं। फोकल लेंथ है 25, लेकिन कौन सा मिरर है? कनकेव, तो -25। ये याद रखना, वैल्यू के साथ में साइन ध्यान देना है। यू की वैल्यू कितनी है? 50। ऑब्जेक्ट अपने आप से हम रखेंगे लेफ्ट पे, तो कितना आ गया? -50। वी की वैल्यू निकालनी है तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f -1/u। ठीक है। f की वैल्यू है -25, u की वैल्यू कितनी बच्चे अपनी? -50। तो माइनस माइनस प्लस, इसे पहले लिख लो, 1/50 माइनस 1/25, 50, 25 दूनी 50, कितना गया? -1/50। तो 1/v की वैल्यू आ गई -1/50, तो v कितना आ गया? -50 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब है कि इमेज कहाँ बनेगी? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगी, लेफ्ट साइड की तरफ। और कितनी दूरी बनेगी? 50। मैग्निफिकेशन निकाल लो -v/u से। v की वैल्यू कितनी है? -50। u की वैल्यू कितनी थी? -50। तो 50 से 50 कट गया, माइनस से माइनस, तो कितना बचेगा? -1। तो -1 का मतलब है कि मैग्निफिकेशन है माइनस में, इमेज बनेगी उल्टी। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है? कि इमेज बनेगी सेम साइज की, तो सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलो एक चल चलते मुझे एक छोटी सी बात आप और बताएंगे, 5 मिनट में आपके और लूंगा। देखो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, हिंदी में लिखेंगे उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है हमेशा धनात्मक और 1 से बड़ी, हमेशा धनात्मक और 1 से बड़ी, ऑलवेज नेगेटिव एंड लेस देन 1, हमेशा ऋणात्मक और 1 से छोटी, हमेशा ऋणात्मक और 1 से छोटी, ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, हमेशा धनात्मक और 1 से छोटी, ऑलवेज +1, हमेशा +1 उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है।
बच्चा कह रहा समझ नहीं आया सर, कोई बात नहीं भाई, कल की क्लास देखना, आज की देखना, फिर समझना आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता बतानी है कॉन्वेक्स मिरर की। पहला ऑप्शन है कि हमेशा पॉजिटिव और एक से बड़ी, हमेशा नेगेटिव एक से छोटी, हमेशा पॉजिटिव एक से छोटी, और हमेशा +1। सौरभ, चंदन, राकेश, सबसे पहला आंसर दिया इन्होंने। सुजीत, अरे अब तो कर लेना भाई, अब जगदीश अब भी नहीं कर पाएगा क्या तू? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो यू दे रखा है -12, इमेज बन रही है इसकी पोल से 8 उसी तरह बन रही है, तो वी की वैल्यू -8 है। एफ निकाल लेना इसका, क्या है इसमें, यू पता चल गया तो ये वी पता चल गया। उसी तरफ का मतलब पता क्या है कि वी की वैल्यू -8 लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लेफ्ट साइड पे, तो यू की वैल्यू तो -12 है ही, अगर इमेज उसी तरफ बन रही है तो वी की वैल्यू -8 हो गई। देखो यू की वैल्यू -12, वी की -8, एफ निकाल लेना। जिन बच्चों ने कहा ए, इनमें ये सुमित और राहुल ने कहा बी, इनका दोनों को गलत है। भाई देखना, कॉन्वेक्स मिरर जो है ये हमेशा बनाता है सीधी इमेज, तो इसकी मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल बाहर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है हमेशा छोटी, तो मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती इसकी। एक साथ कैसे हो जाएगी मैग्निफिकेशन? अगर इसकी मैग्निफिकेशन मान लो कि एक साथ आपने 3 ले ली, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ये तो छोटी इमेज बनाता है, तो इसकी मैग्निफिकेशन होती है ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। पॉजिटिव का मतलब होता है कि इमेज बनेगी सीधी, लेस देन 1 का मतलब है कि बनेगी छोटी। ये होती है प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन, समतल दर्पण की, क्योंकि उसमें इमेज बनती है सीधी और बराबर साइज की। प्लेन मिरर में कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो सकती है, क्योंकि वो इमेज बड़ी भी बनाता है, छोटी बनाता है, उल्टी बनाता है, सीधी भी बनाता है, तो वो उसमें कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें क्या है, नहीं हुआ तो भाई फिर जब तो बता दिया जगदीश, अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो भाई एक चीज बता, फिर तू थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाएगा तो कैसे करेगा। ये क्वेश्चन है भाई इसका कि एक कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, उसके सामने एक वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू की वैल्यू तो -12 हो गई। और ये कह रहा है कि जो इमेज बन रही है ना प्रतिबिंब, वो भी इसी तरह बन रही है इमेज भी, लेकिन वो बन रही है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। इमेज बन रही है बच्चे इसकी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अगर उसी तरफ बन रही है का मतलब क्या है कि वी की वैल्यू की भी क्या आएगी माइनस। और फोकस पूछ रहा है वो, मैं क्योंकि हिंदी में लिख रखा क्वेश्चन तो मैं जैसा समझ पाया हूँ यही है। तो कनकेव मिरर है 1/f = 1/v + 1/u। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चे आपकी -8, u की वैल्यू कितनी है आपकी -12, तो कितना आ गया -1/8 -1/12। तो इसमें एलसीएम आ गया 24, 8 16 8 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 1/f कितना आ गया -5/24, तो f की वैल्यू आ गई -24/5, 5 चौक 24, -4.8 सेंटीमीटर आ गया, -4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया इसका मैग्निफिकेशन 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे कि कनकेव मिरर में, अब देखो कनकेव मिरर में जो अगर आप ऑब्जेक्ट रख रखा था आपने इन्फिनिटी पर, इमेज कहां बन रही थी बच्चे फोकस पे, तो m = होता -v/u। अगर आपका ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो अनंत का मतलब क्या है बच्चे कि मैग्निफिकेशन कितनी आएगी 0। मैग्निफिकेशन 0 का मतलब है कि पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। वही काम था कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज बन रही है फोकस पे, और जो इमेज बन रही है ना फोकस पे वो होती है बच्चे आपकी पॉइंट साइज की, क्योंकि उसकी मैग्निफिकेशन 0 है। चंदन ठीक है। अरे जगदीश हो जाएगा क्वेश्चन अभी है, हाँ या ना? यही है सर, थैंक्स। तो तुझे क्या समझ में नहीं आया? जब तो मैंने बता दिया कि वस्तु रखी हुई है 12 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू -12 होगी। इधर हम लेफ्ट में माइनस लेते के चलते हैं, ऑब्जेक्ट अपने आप से हम लेफ्ट पे ही रखेंगे, इमेज भी उसी तरफ बन रही है, का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि वी की वैल्यू माइनस में लो। ठीक है, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही बहुत हो गया। आज पूरा 1.5 घंटे का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक 4 बजे क्लास स्टार्ट हो गई थी आज की।
कल कौन सा सब्जेक्ट होगा सर आप ही नहीं, ये भाई हम नहीं पढ़ा, हम अपने मन से क्लास नहीं लेते। मैनेजमेंट बताता कि जैसे मेरे 2 दिन फिक्स है यहाँ पे, लेकिन जैसे आज केमिस्ट्री वाले सर को हो सकता है कुछ काम हो, फिर हम चाहते हैं कि आपकी क्लास मतलब ऑफ ना करनी पड़े, तो फिर हम देखते हैं कि क्या कोई टीचर अवेलेबल है उस टाइम पे। तो आज मैं अवेलेबल था तो मेरी क्लास लग गई, वरना तो आपकी ऑफ करनी पड़ती अगर मैं अवेलेबल ना होता। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर।